नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिरकार बिहार के उपचुनाव में मिली करारी हार के बाद आरजेडी कैंप में जो है गम का माहौल क्या क्यों है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के कुछ नेताओं से मेरी बात हुई और मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार चारों सीट पर आपकी हार हो गई। 3 तो आपकी थी, 2 आपकी थी, 1 सीपीआई-एमएल की थी। वहां पर आपकी हार हो गई और इस हार के बाद आप अपनी पार्टी के बारे में क्या कहेंगे? तो ऑफ द रिकॉर्ड उनका यह कहना था कि जातीय समीकरण एनडीए के पक्ष में इतना मजबूत है, जब तक आरजेडी और उसके गठबंधन इसका काट नहीं ढूंढेंगे तब तक निश्चित तौर पर हमारी स्थिति बेहतर नहीं हो पाएगी। बात यहीं पर नहीं रुकी। मैं आपको बता दूं, उन्होंने यहां तक कहा कि हमें कोर वोट बैंक भी, जिसको हम आधार वोट बैंक कहते हैं, कोर वोट बैंक कहते हैं, वो भी अब हमारा साथ दे नहीं रहा है। और ऐसा वो इसलिए कह रहे हैं कि आप देखिए रामगढ़ में आरजेडी की स्थिति क्या हो गई। जबकि आरजेडी के एमएलए एमपी बन गए तो वो सीट तो आरजेडी की ही थी, लेकिन रामगढ़ में आरजेडी की खराब स्थिति हो गई, बेलागंज में खराब स्थिति हो गई। उसके वोटर्स जो यादव और मुसलमान हैं वो किसी और को वोट करने लगे और बड़ी संख्या में वोट करने लगे। बेलागंज में तो लालू प्रसाद और ओसामा तक पहुंच गए, लेकिन उनकी कही हुई बातों के बावजूद मुसलमानों ने कुछ और रुख अख्तियार कर लिया। और आपको पता है मोहम्मद अमजद को कितने वोट्स मिले हैं। तो गंभीर सवाल यही खड़ा हो रहा है कि क्या जो दावा जेडीयू कर रही है, क्योंकि जब मैंने जेडीयू के कुछ नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा हम 200 का आंकड़ा जरूर पार करेंगे। जो इस बार का जातीय समीकरण है और जिस तरह हमारे नेता काम कर रहे हैं, मजबूत पकड़ है और महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई है, तो हमारा आंकड़ा 200 के पार जाएगा। तो सवाल यह उठता है कि क्या आरजेडी 50 के भीतर सिमट जाएगी? इस बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ मेहमान जिनसे हम आपका परिचय करा दें। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, प्रीति नंदनी जी हैं, वो प्रवक्ता जन स्वराज पार्टी के हैं। हमारे साथ आपको बता दें डॉक्टर संजय कुमार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। और जेडीयू के प्रवक्ता हमारे साथ हैं निरोहा प्रसाद। जी हां, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ अरुण यादव हैं, प्रवक्ता आरजेडी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। एक रिक्वेस्ट मैं आप तमाम मेहमानों से यह करूंगा कि आपको प्रॉपर मौका मिलेगा, प्लीज बीच में किसी को टोका टाकी ना करें, उससे आपकी बात दर्शकों तक पहुंच नहीं पाती है। हम बिल्कुल अच्छे माहौल में डिबेट करेंगे, अपनी अपनी बात को रखने का पूरा मौका हम सबको देंगे। तो मैं सीधे सीधे सबसे पहले अरुण यादव जी के पास जाना चाहता हूं। अरुण यादव जी, इन 4 सीटों पर चुनाव के बाद उपचुनाव में आपकी करारी हार हुई और कहा यह जा रहा है कि अब आपका कोर वोट बैंक भी खिसक रहा है। चिंता इस बात की पुरजोर है। ऐसे में आपका प्रयास कुशवाहा को जोड़ने का था, वो भी अब आपके साथ जुड़ नहीं रहा। और दूसरी तरफ यादव और मुसलमान भी निकलने लगे, उदाहरण रामगढ़ है। ऐसे में कहा यह जा रहा है और आपके पार्टी के भीतर नेताओं में चिंता है कि अगर यही हालत रही तो हम 50 के भीतर सिमट जाएंगे। क्या कहते हैं आप? ये बिल्कुल ये आपकी व्यक्तिगत सवाल है और आप अपने तरीके से आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं और आपके सवालों से मैं थोड़ा सा भी मेरी सहमति नहीं है इस ऐसे सवालों से। और पंकज जी, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं और राजनीतिक गतिविधि पर नजर रहती है पूरे देश में। आपने देखा 14 राज्यों में उपचुनाव हुई और खास करके आपने देखा जहां जहां डबल इंजन की सरकार थी, केंद्र में भी सरकार और उनकी राज्य में भी सरकार, और करीब करीब उन स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी एनडीए वो सीट जीतने में सफल रही। और यहाँ भी सरकार है और करीब कमोवेश देखा गया है कि जिनकी सरकार रहती है उपचुनाव में वही जीतते हैं।
और चाहे अन्य राज्यों में भी आप देखेंगे, 14 राज्यों में तो भारतीय जनता पार्टी का 5 राज्यों में उपचुनाव में खाता तक नहीं खुला। और वहीं एक सब आपके इंट्रो में मैं सुना कि जदयू के नेता, एनडीए के नेता कहते हैं कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से एनडीए की जीत हुई, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ बिहार में महागठबंधन को 50 सीट भी नहीं आ रही। ये तो आप महाराष्ट्र चले गए, जबकि बिहार और महाराष्ट्र में धरती आसमान का अंतर है। हाँ, तुलना आप झारखंड से कर सकते हैं, क्योंकि हमारा झारखंड और बिहार का हवो हवा सारा चीज एक रहा है, राजनीतिक सारा चीज A to Z है ना, मिलता जुलता हिस्सा रहा है। और जिस तरीके से महागठबंधन की प्रचंड जीत हुई और भारतीय जनता पार्टी मोदी की कुछ नहीं चली, ना तो बेटी चली, ना माटी चली, ना रोटी चली, ना घुसपैठिए चला, ना जुमला चला, ना मंदिर चला, ना हिंदू चला, ना मुस्लिम चला, ना मस्जिद चला। आपने देखा सुथरा साफ हो गया। अरुण जी, अरुण जी, अरुण, एक हाँ, मिनट बीच में फिर हाँ, एक मिनट में अपने इंड कर दूं तो आप फिर पुनः सवाल करेंगे। और उसको अगर देखें, जो करारी हार हुई है, कल्पना नहीं किया होगा भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरह। और उसको अगर देखें तो ये तो 24 में जिस तरीके से हमने झारखंड फतह किया महागठबंधन ने, और 25 में अरे भाजपा अब सारे समय में आप ही बोलेंगे तो और लोग कब बोलेंगे अरुण जी? थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करिए आप इसको। सवाल कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, अब हाँ, सवाल करिए। हाँ। अब मेरा मानना है कि बिहार में जो आगामी चुनाव कहीं होना है, मैं आपसे, 50 मैं के आपने साथ- कह दिया, आप मेरी बात सुन लीजिए, मैं आप ही को बोलने का मौका दे रहा हूं, फिर मैं जाऊंगा, फिर मैं जेडीयू के पास भी जाऊंगा, फिर मैं जन स्वराज पार्टी के पास भी जाऊंगा। आप एक बात बताइए, कहीं कांग्रेस के साथ रहते रहते आपके भीतर कांग्रेस का गुण तो नहीं आ गया? अपनी हार में कम और दूसरे की जीत में ज्यादा इंजॉयमेंट ढूंढने लगे हैं। आप बिहार में हारे हैं, उसका मलाल आपको नहीं है, क्योंकि आप देखिए रामगढ़ में यादव वोट नहीं कर रहा है आपको, बेलागंज में मुसलमान वोट नहीं कर रहा है आपको। और आप ये बताइए, ये 2 सीट तो आपकी थी, चलिए हम मान लेते हैं सीपीआई एमएल की सीट तरारी थी, लेकिन इन दोनों जगहों पर आपका कोर वोट बैंक आपके साथ नहीं रहा। क्या ये आरजेडी के लिए, क्या ये आरजेडी के लिए चिंता का सबब नहीं है? पंकज जी, ये तो हमारे लिए विश्लेषण का सवाल है। ये आप कैसे तय कर सकते हैं कि मेरा कोर वोटर वहां नहीं रहा? मैंने तो 90 के बाद से बेलागंज में 34-35 साल में एनडीए ने मुंह नहीं देखा जीत का। वहीं रामगढ़ में 85 से लेकर 24 तक एक उपचुनाव, और 2015 में बीजेपी वहां जीत का स्वाद चख पाई। ये कैसे कह सकते हैं? हाँ, मेरे लिए हम सीट लूज किए हैं, हमारे लिए ये विश्लेषण का प्रश्न है, और हमारी पार्टी और हमारे नेता मंथन कर रहे हैं, विश्लेषण करेंगे। चलिए और ठीक है, फाइन फाइन फाइन, आप विश्लेषण कर रहे हैं, आप विश्लेषण कर रहे हैं। निरोहा प्रसाद जी भी हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन 4 सीटों के परिणाम के बाद क्या आप लोग इतना कॉन्फिडेंट हैं कि 200 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं? क्योंकि अब जेडीयू के कई नेता कहने लगे हैं कि हम तो 220 ले आएंगे, 200 तो जरूर पार करेंगे। ऐसा क्यों लगता है आपको? पंकज जी, मुझको तो लगता है कि आपके टीवी पर मुझको बैठना ही नहीं चाहिए था। जब नाम टीवी वाला नहीं जान रहा है मेरा, मतलब तो क्या फायदा है बैठने से टीवी पर? नाम है निहोरा, लिखा है निरोहा निरोहा। जब सारी बात, इतने सारे हम लोग पुराने आदमी हैं, और नाम तो ठीक करवाइए उसको। पीसीआर जरा नाम ठीक कर दीजिए, नाम ठीक कर दीजिए। बहुत मुश्किल है भाई। अब संजय जी का कोई नाम नहीं जाने तो आश्चर्य लगता है। अब आप इस आप बात सवाल को, करिए आप। आपके नेता से गलती नहीं होती है क्या? आप इतना पब्लिक लाइफ में इतना ज्यादा चलिए इगोइस्टिक कैसे हो नाम सकते शुरू कराइए, हैं? कमाल है। आइए सवाल करिए। पब्लिक लाइफ में आप हैं, इतनी छोटी बात पे आप इतना बिगड़ जाएंगे, अरे तब अरे तो भाई, तब तो बिगड़ने कमाल वाली हो बात ही जाएगा। है ना। अब मैं आपको 25 बात बता सकता हूं कि आपके नेता क्या गलत बोल रहे हैं।
अच्छा तो क्या चलिए उनको पंकज जी, राजनीति चलिए ना, छोड़ उस पर देनी चाहिए? इसी पर डिस्कशन करने के लिए आए हैं हम नहीं लोग। नहीं, उनको राजनीति सवाल छोड़ करिए देनी ना, चाहिए। सवाल करिए, सवाल करिए। मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि जेडीयू को क्यों लग रहा है कि 200 सीटों से ज्यादा हम पाने जा रहे हैं? जेडीयू को आप तो 200 बता रहे हैं, हम लोग का टारगेट है 225 से आगे। और इसीलिए मुझको लग रहा है कि जिस प्रकार बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है, हर क्षेत्र में आम आवाम ये मानता है कि नीतीश कुमार के अलावे कोई विकल्प यहाँ नहीं हो सकता है और नीतीश कुमार को ही वोट मिलेगा। देखिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने ठीक ही कहा, आरजेडी का जो माई समीकरण था वो टूटा। मैं हमारे विरोधी है इसलिए मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी इस बात को मानते हैं। लोकसभा चुनाव में भी टूटा, चाहे कोसी इलाके में चले जाइए, मधेपुरा हो, मधुबनी हो, तमाम जगहों, पूर्णिया हो, तमाम जगहों पर जो इनका समीकरण था वो टूटा। अरे उपचुनाव जो हुआ इसमें हुआ तो हमने काम किया है बिहार के लोगों को। अब बिहार के मतदाताओं का विश्वास जीता है, चाहे महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, अकलियत हो, दलित हो, महादलित हो, तमाम लोगों के विकास के लिए, सामाजिक और आर्थिक उन्नयन के लिए हमने काम किया है। इसीलिए मुझको भरोसा है कि हम 225 से आगे बढ़ेंगे। आपको यह भरोसा है? चलिए, अब आप अपने भरोसे पे कितने खड़े उतरते हैं ये तो चुनाव के परिणाम के बाद दिखेगा, लेकिन अभी आप कह सकते हैं क्योंकि उपचुनाव में आपका अलायंस का स्ट्राइक रेट 100% है, 100% है। प्रीति नंदनी, नहीं पंकज जी एक सेकंड आओ, देखिए हाँ, आप 2009 का उपचुनाव देखिए, 11 सीटों पर बिहार में उपचुनाव हुआ था जिसमें मात्र एनडीए 2 सीट जीता था और 9 सीट आरजेडी जीता था। उस समय आरजेडी कह रहा था कि अब सरकार गई, सरकार गई, लेकिन जो 10वें चुनाव हुआ, क्या हुआ? तो हम उपचुनाव में जीत गए, मात्र इसी आधार पर नहीं बोल रहे हैं, बल्कि मतदाता का जो मन है हम उसके आधार पर बोल रहे नहीं हैं। ठीक है, जो हमने काम किया उसके आधार पर बोल रहे हैं। पर इसको एक माना जाएगा ना कि फाइनल से पहले का सेमीफाइनल था जिसमें अगर मान लीजिए कि ये प्रूफ करता है या ये इंडिकेटर है फाइनल का या नहीं है, ये तो फाइनल के बाद पता चलेगा। लेकिन फाइनल चुनाव से पहले के चुनाव में आपका स्ट्राइक रेट 100% है, तो आप अभी जो बात कहेंगे उसको जनता सुनेगी, उसको समझेगी, आपका मनोबल ऊंचा होगा। मैं ये बात मान रहा हूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसा आपने खुद कहा कि 2009 में आपकी करारी हार हुई, लेकिन 2010 में विपक्ष का सुपड़ा साफ हो गया। तो इसलिए अभी आपकी जीत भी हुई है, पर 2025 में यही ट्रेंड रिपीट होगा ये तो परिणाम के बाद पता चलेगा। और हम डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। प्रीति नंदनी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, पहले चुनाव का एक्सपीरियंस रहा आपका, आप ये बताइए कि क्या चुनाव आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हुआ? क्योंकि तरारी और रामगढ़ में आपका परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। और अगर हम बेलागंज और इमामगंज की बात करें तो यहां पर कहा जा रहा है कि कैंडिडेट ऐसे थे, कैंडिडेट को वोट मिला है, पार्टी को वोट नहीं मिला। क्योंकि पार्टी को वोट मिलना होता तो आप अपनी स्थिति का आकलन रामगढ़ और बेलागंज में कीजिए, आपकी स्थिति बहुत खराब रही है। और ठीक है, बेलागंज में, रामगढ़ और तरारी में आपकी स्थिति बहुत खराब रही है। बेलागंज में अच्छी रही क्योंकि आपने मुस्लिम उम्मीदवार दिया, इमामगंज में अच्छी रही क्योंकि चिराग पासवान नहीं गए और आपने पासवान उम्मीदवार दिया जो कि पासवान के वोटर्स को अपनी तरफ करने में कामयाब रहे। तो मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि इस उपचुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं और आपके आकलन में क्या है कि आप ज्यादा नुकसान आरजेडी को पहुंचा रहे हैं या एनडीए को पहुंचा रहे हैं? बिहार जैसे प्रदेश जहाँ की राजनीति इतनी जटिल है, वहां पे एक नई पार्टी जिसका बना हुआ ये भी 1-1.5 महीना हो रहा है,
2 अक्टूबर को पार्टी बनती है और आप देखें 13 नवंबर को चुनाव हो जाता है। तो इस परिस्थिति में हम यही देख रहे हैं कि हमने जो भी प्रदर्शन किया है, जो हम 10% वोट लेकर आए हैं, हमारी पार्टी लेकर आई है, ये हमारे लिए उपलब्धि है। और जिस तरीके से हम अपने जो उद्देश्य का संदेश लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रहे हैं, चाहे रामगढ़ हो, बेलागंज हो, इमामगंज हो या तरारी हो, लोग समझ रहे थे। वहां की जो स्थानीय लोगों की जो मानसिकता थी कि हो सकता है कि जनसुराज को हम वोट करेंगे और जनसुराज अभी जीतने के कंडीशन में नहीं है, ये जो मानसिकता रही, इसलिए भी हमें कम वोट मिले हैं 1-2 सीटों पर। लेकिन तब भी हम यही मानते हैं कि हमारी बात से लोग सहमत थे और वहां खुल करके लोग कह रहे थे कि हो सकता है कि इस बार हम आपके साथ ना आए, क्योंकि समय कम था, हम उनमें भरोसा नहीं अपना पैदा कर पाए। आप समझ सकते हैं कि 10-15 दिन के चुनाव प्रचार में किसी भी पार्टी के लिए संभव नहीं है। और ये पार्टियां जो सालों से वहां राजनीति कर रही हैं, हर हाल में हमसे मजबूत परिस्थिति में थी। तो हमें लगता है कि इतने कम समय में हमने जो प्रभाव छोड़ा है लोगों पर, ये हमारे लिए उपलब्धि है और आगे आने वाले चुनाव में हम बहुत बेहतर स्थिति में होंगे। इसकी चर्चा तो मीडिया में भी हो रही है कि आगे आने वाले समय में जनसुराज एक बेहतर और मजबूत नहीं, पर विकल्प के आप तौर पर तरारी और रामगढ़ में आप एनडीए का ज्यादा नुकसान नहीं कर पाई हैं। अगर हम देखें बेलागंज और इमामगंज में तो आप आरजेडी को ज्यादा नुकसान पहुंचाते हुए दिख रही हैं। वजह आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आरजेडी के वोटर्स आपसे ज्यादा जुड़ रहे हैं या आपके कैंडिडेट ज्यादा मजबूत थे? देखिए, ये तो आप विश्लेषण कर रहे हैं कि जहां पे हमें ज्यादा वोट मिले हैं वहां के कैंडिडेट ज्यादा अच्छे थे, लेकिन हम उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। हम ओवरऑल चुनाव को देख रहे हैं कि हम पहली बार चुनाव में उतरे थे और कहां की जनता ने हम पर ज्यादा विश्वास दिखाया है। हो सकता है कि तरारी और रामगढ़ में हमें चलिए, उतना ठीक है, सहयोग, उतना समर्थन ठीक है, नहीं मिला है, लेकिन जनता के दिल में हम जगह बनाने में पॉइंट कामयाब टेकन। डॉक्टर संजय, एनडीए में अगर हम देखें तो उसका जातीय समीकरण पहले से ही मजबूत नजर आता है और उसके पास मजबूत नेता भी हैं जो वहां नेतृत्व दे रहे हैं, नीतीश कुमार हैं। लेकिन अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी के पास पहले से ही जातीय समीकरण कमजोर दिखाई पड़ा है। हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा आरजेडी ने कुशवाहा को साधने का प्रयास किया, लेकिन इस उपचुनाव में वो प्रयास असफल होता दिखा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर आरजेडी का अपना कोर वोट बैंक भी उससे अलग होने लगेगा तो आरजेडी की स्थिति क्या होगी? मैं ऐसा इस संदर्भ में कह रहा हूं कि बेलागंज में हमने देखा, रामगढ़ में हमने देखा, आप लोकसभा चुनाव में देखें तो आप देखेंगे कोसी हो, सीमांचल हो या मिथिला हो, यहां पर आप जातिगत हिसाब से देखें तो आरजेडी को ज्यादा सीटें आनी चाहिए। लेकिन यादव नेता भी हैं तो वो जेडीयू के बड़े नेता हैं, चाहे विजेंद्र यादव हो, चाहे दिनेश चंद यादव हो। तो आपको नहीं लगता कि ये आरजेडी के लिए चिंता का सबब है? और विधानसभा चुनाव में अगर कोर वोट बैंक भी आरजेडी से दूर होता चला जाएगा, जैसा कि ये उपचुनाव में हुआ है, तो आरजेडी वाकई 50 के भीतर सिमट जाएगी? नहीं, देखिए, अभी चुनाव में तो देर है, इसलिए इस तरह से किसी भी तरह का आकलन करना कि वो 50 सीट में सिमट जाएगी, शायद मैं मानता हूं कि प्रीमेच्योर होगा। हाँ, ये जरूर है, इस सच्चाई को हम लोग स्वीकार करेंगे कि आरजेडी के साथ जो एक वोट बैंक खड़ा है, वो वोट बैंक दरकते हुए दिखा। चाहे वो पार्लियामेंट का चुनाव हो, वो जो आप मिथिलांचल सीमांचल की बात कर रहे हैं, मैं आता हूं पूर्णिया पर, पप्पू यादव उम्मीदवार होते हैं और सारे समीकरण जो आरजेडी के हैं वो पप्पू यादव के साथ खड़े हो जाते हैं, मुस्लिम भी, यादव भी। रुपौली में वो अति पिछड़े का क्षेत्र माना जाता है और शंकर सिंह जो लगातार 5 के बाद चुनाव हार रहे हैं, वो सारे माइनॉरिटी कम्युनिटी शंकर सिंह के साथ खड़े हो जाते हैं, शंकर सिंह चुनाव जीत जाते हैं। और बाई इलेक्शन में बेलागंज में और रामगढ़ में ऐसा नहीं है, ठीक है, वो बसपा से पिछले 2 बार से वो लड़ रहे थे, लेकिन अंबिका यादव थे, वो उनका बैकग्राउंड वही था, आरजेडी ही बैकग्राउंड था। और उस बैकग्राउंड को छोड़ करके जैसे ही तो पार्टी बदल लेने के बाद लोगों की निष्ठा व्यक्ति के साथ जुड़ी रही। पार्टी के साथ अगर जुड़ी होती तो शायद ये तीसरे नंबर पर ये नहीं पहुंचते, आरजेडी तीसरे नंबर की पार्टी वहां नहीं बन पाती। तो निष्ठा तो सतीश यादव के साथ वहां लोगों की रही। तो पार्टी को लेकर के जो एक
माना जाता था कि लालू प्रसाद जी के जाने के बाद, तेजस्वी जी के जाने के बाद इनके जो कोर वोटर है बेलागंज में, ओसामा जी को ले जाया गया, तेजस्वी जी सभा को संबोधित किए, लालू प्रसाद खुद अपने गए और उन्होंने कनेक्ट करने की कोशिश की। बिल्कुल सच्चाई है कि 34 वर्षों से अभेद्य दुर्ग था। जो वहां का कॉम्बिनेशन है, कास्ट कॉम्बिनेशन, उसमें 72,000 यादव मतदाता है, 60,000 मुस्लिम मतदाता है। ये दो मतदाताओं के जुड़ने के बाद कितना भी कुशवाहा पर, अन्य पार्टियों पर जेडीयू दांव लगाते रही, परिणाम इनके हिस्से में नहीं आया। लेकिन इस बार मनोरमा देवी पर जेडीयू ने दांव लगाई और मनोरमा देवी ने फ्रैक्चर्ड किया। यादव मतदाताओं ने भी उन्हें मदद की और मुस्लिम मतदाताओं ने भी मदद की। तो ये जो मतदाता की मदद हुई, इसकी वजह से वो चीजें फ्रैक्चर्ड हुआ और जनता मैंडेट जहां भी देती है वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट नहीं देती है। रामगढ़ को अगर छोड़ दिया जाए, रामगढ़ की चूंकि स्थितियां थोड़ी दूसरी है, बड़ा नेक टू नेक फाइट होता है, इस बार भी वो जीते हैं नहीं, अशोक सिंह। चलिए वो तो सारी बातें ठीक है डॉक्टर संजय, पर एक बात बताइए, एक समय ऐसा था ना कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव अपने कोर वोटर को, जिसको कहते थे, वो ट्रांसफर हो जाता था। मैं यही बात तो आपसे कह रहा हूं, ऐसा क्यों नहीं हो पाया? ऐसा बेलागंज और रामगढ़ में क्यों नहीं दिखा? और ये मेरी चिंता नहीं है, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन आरजेडी के भीतर, आरजेडी के प्रशंसकों के बीच में इस बात की चिंता है और इसीलिए मैं डिबेट के रूप में ला रहा हूं इसको। आप देखिए, आप पूर्णिया की हार ही बात मत करिए, आप अररिया में क्यों हार हो गई, मधेपुरा में हार क्यों हो गई, सुपौल में हार क्यों हो गई, मधुबनी में हार क्यों हो गई? ये कोर वोट बैंक आरजेडी का लोकसभा चुनाव में भी दरका हुआ नजर आया और ये तो विधानसभा चुनाव में साफ साफ तौर पर दरका हुआ दिखा है। तो चलिए, लोकसभा में कहते हैं मोदी पीएम बनेंगे, लालू प्रसाद नहीं बनेंगे, तेजस्वी नहीं बनेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव में तो क्लियर कट तेजस्वी सीएम बनेंगे। तो ऐसा हो क्यों रहा है? नहीं, मैं एक लाइन में क्लियर कर देता हूं, ऐसा नहीं है। 2010 में भी इनका वोट दरका था। 10 में कितने विधायक आरजेडी के जीत करके आए थे? 22। जो अररिया और 22 आए थे इनके। अगर वो कोर वोटर इनका बना होता तो क्यों इनको 22 सीटें आती? 2015 में नीतीश कुमार जी इनके साथ चले गए थे। 2020 में तेजस्वी जी का वो नारा था कि वो जाति की बात नहीं की है, उन्होंने कहा कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी देंगे। वो मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा था, नैरेटिव दूसरी तरह से, और सारी जातियों की सीमाएं टूट गई थी। आरजेडी केवल माई की पार्टी नहीं रह गई थी, वहां पर हर जाति का नौजवान नौकरी के नैरेटिव पर, वो जो डिस्कोर्स में चीजों को लाया गया, परसेप्शन बदला और तेजस्वी जी की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई, जबकि लालू प्रसाद जेल में थे। जो लोकसभा की आप बात कर रहे हैं, अररिया, मधुबनी और जिन सीटों की बात, वहां यादव मतदाता हिंदू हो जाते हैं कि भाई इसमें तो बिहार में सरकार बननी नहीं है, उनका नेशनल नैरेटिव में वो बात करने लगते हैं। तो लोकसभा में हमेशा, ये कोई अभी नहीं, पहले भी वो जो इनका समीकरण है वो दरकते रहा है। वहां पर वो यादव मतदाताओं को समझाना शायद पार्टी के लिए भी मुश्किल हो जाती है, वो तय करते हैं कि हमें किनको वोट देनी है, कैसे देनी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वोट पहले नहीं दरका है, और कोई कॉम्बिनेशन बनते रहता है, बिगड़ते रहता है। इसलिए इस रूप में हम इसको ना लेकर के चले कि बाई इलेक्शन का रिजल्ट बिल्कुल उसकी आहट है कि अब जो आने वाला 2025 का जो चुनाव होगा उसमें आरजेडी इतनी पीछे चली जाएगी और एनडीए इतने आगे चली जाएगी, शायद अभी ये कहना प्रीमैच्योर्ड होगा। मैं, आपको लग रहा है प्री मैच्योर्ड है, लेकिन मेरे पास आंकड़े हैं और मैं आ रहा हूं, दोनों प्रवक्ता हमारे, तीनों प्रवक्ता हमारे साथ हैं। मैं आपको यह बताऊं कि जदयू को 2024 के उपचुनाव में अगर बेलागंज की बात करें तो 45.23% वोट मिले, जबकि 2020 में यह आंकड़ा 32.81 का था। आप समझिए कि यह लगभग 14% का डिफरेंस है अरुण यादव जी। और हम आपको बताएं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में आप ही की पार्टी कितने वोट से जीती थी? आपको याद होगा, राजद को 2020 के विधानसभा चुनाव में 46.91% वोट मिले थे, आपको याद होगा, जो कि 2024 में यह 32.03 हो गया। तो 14% का अंतर बेलागंज में क्या आपको परेशान नहीं करता है? दूसरा मैं और आंकड़ा दे दूं, अगर तरारी की बात करें जहां 10,000 से हार हुई, 2024 के उपचुनाव में भाजपा को 48.70% वोट मिल रहा है
और 2020 में उसे महज 9% के आसपास वोट मिला था। तो यहां तो बीजेपी का वोट 40% बढ़ा है और माले को इस बार 42.14% वोट मिला, जो कि उसे 43.53% वोट मिले। तो यहां भी आप देख लीजिए 1.5-2% का अंतर हो रहा है। तो आप हर क्षेत्र की बात करें तो कहीं कहीं 14% का अंतर, कहीं पर 4-5% का अंतर, कहीं पर उससे भी ज्यादा का अंतर। क्या इतना बड़ा फासला आपको परेशान नहीं करता है? क्योंकि यह विधानसभा चुनाव है, ये लोकसभा चुनाव नहीं है जहां पर आप कह सकते हैं कि मोदी के नाम पर लोग वोट कर रहे हैं, पोलराइजेशन हो जा रहा है और बहुत तरह की बात है। ऐसी बात तो है नहीं। क्या आपके पार्टी के भीतर इसकी चर्चा हो रही है? आप भले ही सामने बात ना करें, लेकिन इस बात की चिंता आपके पार्टी के नेताओं में है? पंकज जी, आपने जो कहा सही कहा। आप 2020 के बिहार विधानसभा का जिक्र किया, ठीक, बिल्कुल, जो वोट प्रतिशत है और उपचुनाव में जो आया, बिल्कुल। इससे पहले 6 महीना पहले की बात आप क्यों भूल जाते हैं? लोकसभा चुनाव में पंकज जी, इन चारों विधानसभा सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवार ने लीड करने का काम किया, जबकि मोदी ने तो फिर आप क्यों हार गए विधानसभा चुनाव में? आप क्यों हार गए? नहीं, मैंने तो पंकज जी पहले ही कहा, मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए ये विश्लेषण का सवाल है, चिंतन का सवाल है। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने भी कहा, हम सोचेंगे, विचारणीय है, लेकिन हार जीत लोकतंत्र का हिस्सा है। ये ठीक ही कहा संजय जी ने। हम तो किसी की ये थोड़े है 6 महीने बाद क्या हो जाएगा, 6 महीने पहले मेरा रिजल्ट देखिए, 20 में देखिए, या 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू की क्या हाल हुई। इसका मतलब 2025 में जेडीयू समाप्त हो जाएगी, तय मान लीजिए। हमारी सरकार बननी तय है, तय मान लीजिए। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सुपड़ा साफ हो गया, तय मान लीजिए। 25 में बिहार से सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये मान लीजिए। मानने में क्या दिक्कत है? इसी आधार पे आप लोग करते हैं, तो इसको भी मानना चाहिए आपको। चलिए, 14 के बिहार लोकसभा चुनाव में नीतीश बाबू का क्या एक पंकज जी 10,000 में प्रचंड बहुमत, 2010 में हमें 22 सीट मिली थी। आपने ठीक ही कहा, संजय सर ने भी ठीक ही कहा। और 14 में नीतीश जी अकेले दम पे लोकसभा का चुनाव लड़े थे। विकास पुत्र क्या क्या आप लोग बोलते थे, क्या हो गया उनका जलवा 2014 के लोकसभा चुनाव में? जब नीतीश जी के साथ आप रहते हैं तो आप विकास पुरुष नहीं बोलते हैं क्या? नीतीश जी के साथ आप रहते हैं तो क्या बोलते हैं? अरे ये बात हम उस संदर्भ में नहीं, सीट कितनी आई ये बता दीजिए ना। 14 के लोकसभा चुनाव नीतीश जी को, ठीक है, 15 में महागठबंधन के साथ नीतीश जी थे, दोनों ने अच्छा किया, फुल बहुमत की सरकार बनी। लेकिन 20 में अकेले दम पे 34 साल का नौजवान तेजस्वी यादव जी ने एनडीए को धूल चटाने का काम किया। 6-7 एमएलए और जीत कर आ जाते, बिहार के मुख्यमंत्री होते। एनडीए के बनिस्पत मात्र 12,500। देखिए, मुझे लग रहा है इसलिए राजनीति है तो सोचने वाली बात है। हम तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना पंकज जी। हमारे लिए ये चिंतन का विषय है उपचुनाव में। नहीं, आपके पार्टी के भीतर चिंता है। देखिए, आप 2020 में बहुत अच्छा इसलिए कर पाए क्योंकि 25 लाख वोट चिराग पासवान ले आए और चिराग पासवान जेडीयू का विरोध कर रहे थे। अभी की जो स्थिति है, एक मिनट, अब मेरा पूरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। अभी आप पूरा सवाल सुन लीजिए। अभी की जो स्थिति है, एनडीए बहुत मजबूत इसलिए दिखाई पड़ रहा है कि एक तो जेडीयू और बीजेपी साथ है। जेडीयू जब आपके साथ होती है तो आप बहुत मजबूत हो जाते हैं। तो अब जेडीयू बीजेपी तो साथ है ही है, अब उसके साथ चिराग पासवान भी है, उसके साथ राष्ट्रीय लोक मोर्चा उपेंद्र कुशवाहा की भी पार्टी है, उसके साथ जीतन राम मांझी की भी पार्टी है। तो ये पूरा जो जातीय इक्वेशन, ये अलायंस इतना मजबूत हो जाता है
कि इसका सामना आप कैसे करेंगे। और दूसरी पंकज बड़ी जी, बात यह है, अभी एक सुन लाइन लीजिए, हमको फिर मैं जवाब आपसे देने आप दीजिए। ही से जवाब लूंगा और यही ठीक, सवाल मैं जेडीयू से भी करूंगा। दूसरा मेरा सवाल यह है कि एक तो ये बहुत मजबूत अलायंस है और दूसरी बड़ी बात यह है कि आपका कोर वोट बैंक दरक रहा है, और तीसरी बड़ी बात यह है कि 40 से ज्यादा मुसलमान उतार देंगे प्रीति नंदनी जनसुराज पार्टी, ज्यादा और प्रत्याशी उतार देंगे, तो ये उपचुनाव में दिखाई पड़ रहा है कि ये ज्यादा नुकसान आपका कर रहे हैं और एनडीए का कम नुकसान कर रहे हैं। अब आप बोलिए। पंकज जी, आपने जो कहा कि हमें जो उपलब्धियां मिली एलजेपी के कारण, मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगा। 4 जगह उपचुनाव हुए। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में तरारी में एलजेपी के उम्मीदवार नहीं थे, चिराग पासवान जी वहां, और रामगढ़ में एलजेपी के उम्मीदवार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नहीं थे। दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी बन गई, तीसरा स्थान रहा। देख लीजिए, रिकॉर्ड है आपके सामने। आप लोग तो प्रबुद्ध लोग हैं, तो ये कैसे कह सकते हैं? ये बताइए, इसका जवाब हमें दे दीजिए। नहीं, चलिए ठीक है, हम इसका भी जवाब आपसे देते हैं। ये सवाल मैं चाहूंगा प्रवक्ता जेडीयू हैं निहोरा प्रसाद जी, उनसे पूछूं। आपको लगता है कि आपका जातीय समीकरण प्लस नेतृत्व की जो क्षमता है वो इतना मजबूत है कि आपकी स्थिति 2010 वाली होने जा रही है और आप आरजेडी को 50 के भीतर समेट देंगे? क्योंकि हर मंच से आपके नेता कहना शुरू कर चुके हैं कि हम 200 का आंकड़ा पार करेंगे, आप कह रहे हैं 225। बिल्कुल 225 का आंकड़ा सुनाई पड़ता है। क्या जातीय समीकरण, नेतृत्व की क्षमता, ये दोनों बड़ी वजह दिखाई पड़ती है? साथ ही साथ आपको ये लग रहा है कि आरजेडी का कोर वोट बैंक दरक गया है, इसलिए भी आप ज्यादा मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं? 2020 की स्थिति रिपीट होने नहीं जा रही है जब आप बड़ी मुश्किल से सिर्फ 12,000 के अंतर से सरकार बनाने में कामयाब हुए थे। देखिए पंकज जी, सबसे बड़ी बात है कि हम जातीय समीकरण के आधार पर राजनीति नहीं करते। हम विकास और जो हमारा नेता है जिसके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ते हैं, उनकी ईमानदारी, उनके मेहनत और उनके बिहार में जिस प्रकार विकास उन्होंने किया, बदलाव किया, इसके आधार पर हम लोग चुनाव लड़ते हैं। अब 2010 की अब चर्चा करते हैं, तो मुझको लगता है कि इस बार 2010 का जो चुनाव हुआ था उससे बड़ी जीत एनडीए को बिहार में होगा। हालांकि हम लोग का टारगेट है 225, लेकिन उससे भी बढ़ सकते हैं जो परिस्थितियां बिहार में बनी है। एक बात जरूर हम कहना चाहते हैं, आप आरजेडी से सवाल कर रहे थे कि ये चिंतन करेंगे हार का। देखिए, आरजेडी चिंतन करने वाली पार्टी नहीं है और सामूहिक कोई विचार विमर्श करने वाली पार्टी नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूं, मैं अरुण जी से अधिक दिनों से, क्योंकि हम लोग निर्माण करता रहे हैं राष्ट्रीय में जनता दल का राष्ट्रीय जनता दल तो बाद में बना, तो जो आदरणीय लालू जी का स्वभाव रहा है वो विमर्श की आदत उनमें नहीं है। हारने के बाद भी दे झाड़ के उठ जाते हैं कि मैं पहलवानी हूं। तो ये जो स्थिति आरजेडी में है, तो ये लोग समझने लगा है, जो इनके कोर वोटर हैं, आखिर आप उसके लिए कुछ सत्ता में रहे तो किया नहीं, अब कुछ कर नहीं सकते हैं, तो इनका कोर वोटर भी समझना शुरू कर दिया है कि अब इनके साथ रहकर वह परेशानी के अलावा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो ये लोग सोचना शुरू कर दिया है। तो आने वाला तो 25 के चुनाव में इनके कोर वोटर आ टूटेंगे। हम लोग की भी बात होती है आरजेडी के नेताओं से भी, कार्यकर्ता से भी, आम आवाम से भी, जब गांव में जाते हैं और कहते हैं कि बताओ आज रात भर ग्रामीण इलाकों में घूमते हो, किसके बल पर? कहा कि ना बाबू, नीतीश कुमार के चलते हम लोग घूमते हैं।
वरना 5 बजे के बाद घर में बंद हो जाते थे। ये हालात जो देखा है बिहार का और जो आज देख रहा है, ये समझ रहा है कि नीतीश जी के अलावे इस बिहार में किसी को लाना बेहतर नहीं होगा। नीतीश कुमार ही राज्य के लिए हैं और यही आएंगे, ये समझता है बिहार के लोग। क्या प्रीति जी आप सहमत हैं इस बात से? आपको लग रहा है कि आप तो कह रहे थे कि एनडीए आरजेडी दोनों को जबरदस्त झटका देंगे, लेकिन इस तरह का कुछ दिखाई नहीं पड़ा है। एनडीए का कुनबा इतना बड़ा है कि एनडीए का आप नुकसान कहीं कर नहीं पा रही। अगर एनडीए का नुकसान आप कर पाती तो तरारी में कर जाती, रामगढ़ में कर जाती, ऐसा होता हुआ दिखा नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि आप हारने के लिए खड़ी हो रही हैं या हराने के लिए खड़ी हो रही हैं, क्या पर्पस है? और हराने के लिए भी तो ज़्यादा आरजेडी को हराने के लिए खड़ी हो रही हैं, क्योंकि आरजेडी हमेशा कहती है आप बीजेपी की बी टीम है। मुझे लगता है कि जनसुराज को लेकर के उसके जो चुनाव परिणाम आए हैं, किसी भी तरीके के निष्कर्ष पर अभी नहीं पहुंचना चाहिए और समय देना चाहिए। और दूसरी बात, जो अभी हमारे साथी अरुण जी और निहोरा जी बता रहे हैं कि बिहार पहले कैसा था और अब कैसा है, तो असलियत भी बिहार की जनता जान गई है। हो सकता है कि उपचुनाव में जो परिणाम है वो बहुत ज्यादा हमारे हक में नहीं आए, फिर भी हम इसको मानते हैं कि हम एक बेहतर स्थिति में है आगे की राह तय करने के लिए। आप देखिए, जो 1990 से लेकर के 2005 के जिस बिहार की चर्चा होती है कि 5 बजे हम दरवाजा बंद कर देते, मुझे भी याद है, मैं बहुत छोटी थी और मुझे याद है कि कैसे सड़क पर एनकाउंटर हुआ करते थे। तो वो दौर मैंने भी देखा है कहीं ना कहीं। और जब भी घर पे कोई बड़ों को आना होता था या रात को भी स्टेशन पे पहुंचते थे तो सुबह ही घर आते। तो ये दौर कहीं ना कहीं हमने भी महसूस किया है। और जहां तक बात निहोरा जी की है, वो कह रहे हैं कि बिहार में बहुत विकास हो रहा है, तो हम तो हर बार ये कहते हैं कि फिर कोई भी सर्वे रिपोर्ट में बिहार पिछड़े पायदान पर क्यों? देश के बाकी राज्यों के मुकाबले बिहार इतना बीमार और इतना बेबस क्यों हो गया है? तो इस पर आप बात करें। हो सकता है कि इस उपचुनाव में आपको चारों जगह जीत मिली है, एनडीए जीती है, इससे हम भी इनकार नहीं करते हैं, लेकिन इससे ये मतलब साफ नहीं हो जाता है कि बिहार विकास की राह पर चल रहा है और हम बहुत बेहतर स्थिति में है। अगर ऐसी स्थिति होती तो शायद जनसुराज का उदय ही नहीं हुआ होता। तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि बिहार बहुत बेहतर कर रहा है। और जनसुराज जिस उद्देश्य से बिहार की राजनीति में आया है, लोग समझ रहे हैं, लोगों का साथ मिल रहा है। और हम क्यों 4 उपचुनाव सीटों से जनसुराज के लिए कुछ सोचे और आगे की राह तय करें? हमें ये समझना चाहिए कि जिन सीटों पर चुनाव हुए हैं वहां तो प्रशांत जी का कोई पदयात्रा भी नहीं। तो 1 महीने के भीतर में हमने इतना प्रभाव छोड़ा है, लोग भरोसा जता रहे हैं और उनको लग रहा है कि सच में बिहार में बहुत परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, शिक्षा के हालात ठीक नहीं है, रोजगार के अवसर नहीं है, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है। अब गाँव में जाते हैं, आप जाकर देखें कि गाँव की क्या स्थिति, वहां के जो पुरुष हैं वो कितना कमाते हैं, उनके जो बच्चे हैं वो कितना पढ़ रहे हैं। मुख्य समस्या तो ये है ना, जो लोगों से जुड़ी समस्या है, लेकिन इस वक्त कब चर्चा होती है? हो सकता है कि आप चुनाव में बहुत बेहतर कर रहे होंगे, लेकिन सिर्फ चुनाव में बेहतर कर देने से बिहार की परिस्थिति नहीं बदल जाती है। और हम जानते हैं कि बिहार में जो राजनीति हो गई है, काई जम गई, उस काई को छुड़ाने में समय लगेगा और हम उस समय को देने के लिए तैयार हैं। 5 साल लगे, 10 साल लगे, हम उस उद्देश्य के साथ पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से आगे बढ़ेंगे। और एक समय आएगा जब जनसुराज अपने उद्देश्यों को पूरा कर पाएगा और बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ेगा। चलिए डॉक्टर संजय, मैं आपसे यह सवाल करना चाहूंगा, जनसुराज के परफॉर्मेंस को बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगा कि जनसुराज कोई बड़ा फुटप्रिंट छोड़ पाई है इस चुनाव में? जनसुराज की वजह से जो उसका परफॉर्मेंस है उसको देख करके आपको लग रहा है कि 2025 में विकल्प के तौर पर जनसुराज उभर सकती है? क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, छटपटाहट तो लोगों में है और कुछ चीजों को लेकर के तो मैं भी रहता हूं हमेशा कि शिक्षा जो एक विषय है बिहार का, वो सरस्वती सूख गई है, धारा कुंद पड़ गई है। और आप भी बाहर में रहते हैं, आप देखे होंगे बिहारी शिक्षक, बिहारी छात्र, लेकिन स्थान उसका कहीं और होता है, बिहार नहीं होता है। आखिर क्यों? हायर एजुकेशन में निहोरा बाबू तो बजाते प्रोफेसर हैं, इनको ज्यादा ज्ञान है। हायर एजुकेशन तो कोलैप्स कर गया है। जहां एडमिशन
सेमेस्टर की परीक्षा और बच्चे परीक्षा दे रहे होते हैं और अगले सेमेस्टर का ये आ जाता है, डेट शीट आ जाता है। तो समझ लीजिए कि क्या क्वालिटी है। नई शिक्षा नीति का भी पोस्ट ग्रेजुएशन में तो लागू भी नहीं हुआ है नीचे, तो अभी क्या स्थिति है। प्राइमरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन 54,000 करोड़ रुपया खर्च होता है शिक्षा के बजट पर। मुझे नहीं पता है कि 540 बच्चा बिहार से निकलता हो जिस पर हम गर्व और फक्र कर सके। इसी बिहार में नेतरहाट था ना, जहां 60 बच्चे का नामांकन होता था और लोग कहते थे कि ये नेतरहाटियन है। वो किस यूनिवर्सिटी से उन्होंने किया है, किस टेक्निकल इंस्टीट्यूट से किया है, उसकी जगह पर वो ये कहना पसंद करते थे कि हम नेतरहाट से पढ़े। शायद मैं चाहता हूं कि बिहार में उस तरह की शिक्षा व्यवस्था फिर लौटे। चूंकि ठीक है, आप उद्योग का केंद्र नहीं बन सकते हैं, शिक्षा का केंद्र तो बन ही सकते हैं ना। अतीत तो आपका गौरवान्वित रहा है, लेकिन आप तो साइंस के विद्यार्थी हैं। कैटलिस्ट आप समझते होंगे, जनसुराज वही कैटलिस्ट का काम कर रही है। भाई जो मुद्दे अनुत्तरित रह गए हैं उठा तो रही है जनसुराज। ठीक है, वो हारे जीते, किनको हराएंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। डॉक्टर संजय, एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूंगा, क्योंकि ये वक्त उसी का है और जेडीयू को अपना कार्ड खोलना है कि जेडीयू वक्फ संशोधन बिल पर क्या करने जा रही है। क्योंकि ललन सिंह का कल का बयान तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जेडीयू बीजेपी के साथ जा रही है, जो मैं समझ पा रहा हूं, पर अभी ऑफिशियल स्टैंड क्या है ये देखना पड़ेगा। पर एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू अगर बीजेपी के साथ जाती है, तो जिस तरीके से सीएए का विरोध किया था प्रशांत किशोर ने, आरजेडी ने, क्या आपको राजनीति जो है फिर उस पे कुछ असर होता हुआ दिखाई पड़ता है बिहार में? जेडीयू की राजनीति पर कोई फर्क पड़ेगा इससे, अगर जेडीयू वक्फ संशोधन बिल के समर्थन में जाती है, बीजेपी के साथ जाती है? तो नहीं, देखिए 2015 से जो अमेंडमेंट के लिए 11 बार इस तरह के बिल जेपीसी को चला गया है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को। और जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जिसमें 31 सांसद हैं, 21 हैं लोकसभा के और 10 हैं राज्यसभा के। 21 लोकसभा के जो सांसद हैं उसमें 7 केवल हैं भारतीय जनता पार्टी के, और राज्यसभा में जो 10 हैं उसमें मात्र 4 हैं भाजपा के। तो क्या भाजपा तय करेगी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट को? जब उनकी संख्या ही 7 है और यहाँ 4 है, तो सब लोग मिलकर के, कांग्रेस के भी हैं, ओवैसी जी भी हैं, टीएमसी भी है, जेडीयू भी है, जरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट तो आने दीजिए। और दूसरी चीज, देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि कुछ निर्णय नीतीश कुमार के ऐसे हुए हैं जो वोट के हिसाब से नहीं हुए। अगर लगता है वहां मामला अमीर मुसलमान और गरीब मुसलमान का है, सच्चर कमेटी और संसदीय समिति ने भी तो वक्फ को लेकर के रिपोर्ट जारी की थी कि भाई ये 1.5 लाख करोड़ रुपया किस वेलफेयर में खर्च करते हैं। क्या ये देश को इस पारदर्शिता को समझने का अधिकार नहीं है? आप ही रखिए, कानून में कोई संशोधन नहीं होगा, लेकिन ये 1.5 लाख करोड़ रुपए की राशि कहां जाती है, ये देश को जानने का अधिकार है कि नहीं है? तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, शायद जो लगता है कि थोड़ा डेडलाइन और बढ़ाने की बात वो कर रहे हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट आने दीजिए। अभी तक तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू सरकार में है, वो बीजेपी के साथ और बीजेपी से अलग की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, अभी तक वो सरकार में है। तो सरकार में है तो होता तो यही है कि जो पार्टियां सरकार के साथ खड़ी होती है वो सरकार के निर्णय के साथ होती है। तो जरा उस पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए पटल पर, उस पर बहस हो जाने दीजिए। ठीक है, इन्होंने 40 अमेंडमेंट की बात की है, ठीक है, उसमें 20 ऐसे अमेंडमेंट है जिसकी वजह से नीतीश कुमार को मुस्लिम वोट का नुकसान हो सकता है। वो एक निर्णय पर तो आएंगे। आपके मदनी तो बता गए, डरा गए कि भाई ये अल्पसंख्यक तय करेंगे। एक तरफ वो कह रहे हैं कि अनुच्छेद 25 और 26 हमें इजाजत देता है कि हम धार्मिक अल्पसंख्यक को भी वो स्वतंत्रता है। दूसरी तरफ कहते हैं कि हम भीख मांगने, न्याय मांगने हम उस न्यायालय के दरवाजे पर नहीं जाएंगे, हम सड़क पर आंदोलन करेंगे। तो क्या संसद डेमोक्रेसी में कुछ नहीं है? क्या सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन का? फिर कॉन्स्टिट्यूशन की बात मत कीजिए। कहते हैं कि हम शरिया की बात करेंगे, हम सुन्नत की बात करेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि नीतीश कुमार या कोई भी पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन से इतर कोई बात करेगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट आ जाने दीजिए।
हम समझते हैं कि नीतीश कुमार अगर सरकार नहीं, में है पर बिहार में ये पॉलिटिकल इशू है ना अरुण यादव जी, आपकी पार्टी तो जेडीयू को घेर रही है और आपकी पार्टी कह रही है कि जेडीयू इस पे स्टैंड अपना क्लियर करे। कल से जैसे ही ललन सिंह की बात घूमने लगी, आप जेडीयू को घेरने लगे कि आखिरकार जेडीयू बीजेपी और आरएसएस के गोद में बैठ करके उनकी जुबान ही बोलने लगी। बिल्कुल, ये तो हम लोग कहते ही हैं, शुरू से कहते आए हैं। और फिर दो तरह का बात जेडीयू क्यों करती है? कभी कहती है हम सेकुलर है, हम तो कहते हैं वो सेकुलर अब नहीं है, वो आरएसएस संघी हो चुके हैं। और बीच बीच में इनका जो चरित्र है वो उजागर होते रहता है। अब तो सड़क पे होने लगा, सदन में आप देखिए ना, एनआरसी की बात नहीं, हो, पर 3 इसका तलाक की बात सेकुलरिज्म हो। से क्या लेना देना है? कोई नहीं, ये जेडीयू मतलब जो कैसे नहीं कहती है? है, जेडीयू नहीं, जो नहीं, कहती है कि एक किसी मिनट, इंस्टीट्यूशन एक- के डेवलपमेंट के लिए कोई नहीं, बदलाव नहीं, जरूरी है, ये धर्म पे तो चोट नहीं है। आप इसको सेकुलरिज्म से जोड़ करके क्यों देखते हैं? आप एक मिनट, संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति, केंद्रीय मंत्री, बिहार में खुलेआम घूम घूम कर नफरत फैला रहा है। ऐसे व्यक्ति को नफरत फैलाने की खुली छूट दे रखी है नीतीश बाबू। तलवार बांट रहे हैं भाजपा विधायक, खुली छूट दे रखी है। भाजपा के सांसद क्या से क्या बोल रहे हैं, किस तरह के नारा लगा रहे हैं। अररिया में रहना है तो हिंदू कहना होगा, खुली छूट दे रखी है। तो ये आप स्पष्ट कहिए ना भाई, हम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पर अब काम करने लगे, हमारे और आरएसएस में अब कहीं कोई अंतर नहीं रहा। फिर अब एक ही मुंह से क्यों आप मुंह फुलाने की बात और मुस्कुराने की बात करते हैं? कहिए ना स्पष्ट, क्या दिक्कत है? तो यही तो हमारा कहना है, ये तो हम लोग बार बार कहते हैं। चलिए, और मुझे अकलियत का ही विरोधी नहीं, बल्कि जदयू तो पिछड़ा का भी विरोध उनका सामने आने लगा। नहीं, पर पिछड़ा का वोट तो जेडीयू को ही मिलता है। अति पिछड़ा महिलाएं जेडीयू को ही वोट करती है। ये बड़ी संख्या में वोट करती है। नीतीश कुमार तो उसी के नेता माने जाते हैं। फिर है, अरे पंकज जी, हम तो यही कहते हैं, फिर आप वोट की बात करते हैं, दावा करते हैं, फिर उसके डेवलपमेंट और आरक्षण के सवाल पर आप क्यों मौन अरे हो तो जाते हैं? 33% महिलाओं को आरक्षण इन्होंने दिया, नौकरी में 50% महिलाओं को आरक्षण नीतीश कुमार ने दिया। नीतीश कुमार के राज में कोई दंगे नहीं हुए, आपके शासन में सीतामढ़ी में दंगा हुआ, बिहार शरीफ में दंगा हुआ। आप किस मुंह से ये आरोप लगाते हैं? सुनिए पंकज जी, 20 साल के दौरान देख लीजिए ना, सांप्रदायिक दंगे के मामले कितने दर्ज हुए हैं, देखने की चीज है। आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, इसी महागठबंधन सरकार ने जाति आधारित गणना कराने का काम किया, उसके उपरांत 65% आरक्षण नहीं, तो ये आपने नहीं किया, ये नीतीश कुमार का ब्रेन चाइल्ड था। आपने बोल दिया। चलिए, मुझे लगता है आपकी बात का जवाब निहोरा प्रसाद जी देंगे, जेडीयू प्रवक्ता देंगे। सुन लीजिए जी, ये नीतीश जी ने ही किया, तो आज क्यों मौन है इस सवाल पे? केंद्र में तो वो सरकार ठीक में है, मुझे लगता है ये जवाब वही देंगे, ये जवाब यही देंगे, जेडीयू प्रवक्ता देंगे, निहोरा जी देंगे आपकी बात का जवाब। जी पंकज जी, आरजेडी अगर सेकुलरिज्म की बात करता है तो कभी कभी मुझे हंसी आती है। मैं 2-3 बात कहना चाहता हूँ। सत्ता में थे, जिस प्रकार मंडल कमीशन लागू होने के बाद पिछड़े दलित सारे नौजवान सड़क पर आए थे और बाबरी मस्जिद को लेकर के मुस्लिम नौजवान आए थे, उस समय जनता दल को, लालू यादव के जनता दल को लोगों ने समर्थन किया था। हम व्यक्तिगत रूप से लालू यादव को जाकर कहा कि ये जो लड़के आए हैं सड़क पर, इनको आप प्रशिक्षित कर दीजिए ताकि पॉलिटिकलाइज हो जाए। यह लालू यादव को नागवार गुजरा। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि 1992 का याद करिए। आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, किस इलाके में, सीतामढ़ी में किस इलाके में दंगा हुआ था? यादव डोमिनेटेड इलाका था, वहां दंगा हुआ, 100 से अधिक लोग मारे गए, 1000 घर जला दिए गए। ये सेकुलरिज्म है। पटना सिटी शहर की राजधानी की बात बिहार
बिहार शरीफ जरा सुना जाए ना पंकज जी। जी। सब पर आएंगे। पटना सिटी के सुनिए। पटना सिटी में 15 से 20 दिन लगातार कंटिन्यूअस दंगा होते रहे, लेकिन लालू यादव जी से नहीं रुक पाए। आप सेकुलरिज्म की बात करते हैं, आप तो पूछिए ना। सेक्युलरिज्म पर आप नीतीश 15 जी और वर्षों जदयू में से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को, राष्ट्रीय 15 जनता दल वर्षों को। में ये अपने जिस कार्यकाल का ये सेकुलरिज्म तो की बात बताइए करते हैं, कैसे वो दंगा हुआ मुसलमानों यहाँ के लिए बिहार क्या शरीफ क्या में, काम किया सासाराम में। है, अपनी ये भी तो जरा बात श्वेत करिए। पत्र जारी कर दें सेक्युलरिज्म के कि हमने 15 नाम वर्षों पर में आपसे अकलियतों के सर्टिफिकेट लिए लेने की जरूरत काम नहीं किया है है, नीतीश कुमार तब जी से, हम जदयू जानेंगे से, पूरे देश कि ये में। सेकुलरिज्म है। सेकुलरिज्म का नारा देते हैं, खाली वोट लेते हैं अकलियत को। ये अकलियत समझ गया है कि आरजेडी सिर्फ भाषण करता है, वोट लेता है, चलिए ठीक है, लेकिन न ठीक तो है। हमारी लड़ाई लड़ता है, न मेरे लिए कुछ करता है। प्रीति नंदनी, आपको लगता है सेकुलरिज्म मुद्दा है? आपको नहीं लगता कि आपको नहीं लगता कि वक्फ जो बोर्ड है उसमें संशोधन की जरूरत है? आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है इस पे? देखिए, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उस पर जनसुराज बहुत ज्यादा अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती है, क्योंकि हम बिहार की लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा पूरा फोकस बिहार में जो समस्याएं हैं उस पर है। तो हमारा स्टैंड बहुत ज्यादा मैटर भी नहीं करता है। जहां तक बात बिहार की है, और अभी जो आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, तो सेकुलरिज्म का बस इतना ही मतलब रह गया है कि इससे मेरा कितना फायदा हो सकता है। अभी आप जो पूरा हमारा आज का जो डिस्कशन है, कहीं ना कहीं आरजेडी का जो गिरता हुआ राजनीतिक पूरा अभी धराशायी दिखाई दे रहा है। उपचुनाव में भी आप देखें और पहले भी जो लोकसभा में हुआ है, उससे हमें यही समझ में आ रहा है कि बिहार की जनता जो है परिवारवाद की राजनीति को पूरी तरह से नकार रही है। एमओआई समीकरण की हम बात करते हैं, और अब बिहार की जनता ये समझ गई है, जो बार अरे बार अपनी मुस्लिम बात और बताइए ना। यादवों की 3 जगह जमानत नाम जब्त पे हो वोट गया, लिया ताल जाता है। ठोकते थे सर, चारों जगह अरुण जी, जीतने की बात करते अरुण थे जी मुझे हैं? अपनी बात रखो। चारों जगह जीतने की बात करते थे। प्रशांत किशोर यही 10 दिन पहले क्या क्या बोलते थे? क्या आप भी तो अपनी ना देखिए, बात मुझे करिए। लगता है कि ये तो अपनी बात मानिए पूरी कर भारतीय लेनी जनता चाहिए, फिर आप पार्टी अरुण की बात एनडीए का रख बेबी लीजिएगा। प्रोजेक्ट है। कल तक नीतीश कुमार के गोद में खेलते थे, परसों तक मोदी जी के गोद में खेलते अभी थे, आप देखिए और कि 405 जहां के पे नारा 3 का जगह समर्थन करते आरजेडी थे। और उनके आज बिहार 3 की जगह डेवलपमेंट की बात आपके करने लगे। विधायक होते हुए आज जब आप बिहार हार की चुके हैं डेवलपमेंट और उस अब समय 1-1.5 महीने दिखाई नई नहीं पार्टी पड़ा को आपको। ये सवाल उठा रहे 2014 में हैं जिस कि हम समय जीतने का नरेंद्र दावा मोदी जी करते हैं, को तो ये तो अपने झूठ आप बोलने में के लिए सिखा रहे समझने थे और सोचने प्रताप का विषय पांडे, है। उस समय कहाँ चले गए चलिए, थे? मुझे लगता है उस समय कहाँ थे? फाइनल ओपिनियन ले लेता हूं आपसे, जरा ब्रीफ ओपिनियन दीजिएगा, समय की सीमा पार कर चुके हैं। डॉक्टर संजय, ये आपको लगता है कि राष्ट्रीय मुद्दे पर जनसुराज का कोई ओपिनियन नहीं होना चाहिए, नंबर 1, और नंबर 2, जनसुराज उपचुनाव में ज्यादा आरजेडी को डैमेज पहुंचा रही है, तो आपको लग रहा है कि 2025 में ही आरजेडी को ज्यादा नुकसान होगा जनसुराज से? नहीं, मुझे नहीं लगता है। और देखिए भाई, स्टेट में भी तो वक्फ बोर्ड है ना, राष्ट्रीय मुद्दा क्या? ठीक है, सेंट्रल काउंसिल उसके हैं, वक्फ सेंट्रल काउंसिल, लेकिन स्टैंड तो आपको क्लियर करना पड़ेगा ना। आप कहाँ हैं, किसके साथ खड़े हैं? स्टैंड बिना क्लियर किए हुए कैसे आप बच जाइएगा? स्टैंड तो आपको लेना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं इसको इस रूप में नहीं लेकर के चलता हूं। ठीक है, हर पार्टी की अपनी मैनिफेस्टो होता है, जनता कैसे कनेक्ट होती है, और इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया कि 2020 में सारे आरोपों के बाद भी तेजस्वी जी ने 10 लाख सरकारी नौकरी की बात की, जनता कनेक्ट हुई। एनडीए को 19 लाख रोजगार के नैरेटिव पर आना पड़ा। दोनों ने नौकरी और रोजगार के नाम पर चुनाव लड़े, और राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर करके आई, जबकि लालू प्रसाद जी उस समय जेल में थे, तेजस्वी जी अपने नेतृत्व में। कौन सा मुद्दा, कौन सी बात जनता को कनेक्ट हो? चलिए, जनसुराज की ठीक है, ठीक है, कौन सा मुद्दा आरजेडी लेकर के आएगी और जोरदार परफॉर्म करेगी? लेकिन मैं आपको यह बता दूं कि आरजेडी के भीतर भी नेताओं में चिंता है कि जो जातीय समीकरण एनडीए का मुद्दे पर है पंकज जी, एनडीए का है, डटे हुए हैं, एनडीए का है, क्या हम उस समीकरण का तोड़ ढूंढ पाएंगे? और 4 विधानसभा क्षेत्र में करारी हार के बाद निश्चित तौर पर आरजेडी चिंतित है, क्योंकि आरजेडी अगले चुनाव में सरकार बनाने का सोच रही है, पर जातीय समीकरण उसके पक्ष में नहीं है, ऐसा दिखाई पड़ा इस उपचुनाव में। बिहार की बात में अरुण यादव जी आपका, डॉक्टर संजय कुमार जी आपका, निहोरा प्रसाद जी और प्रीति नंदी जी
आप सभी लोगों का, सभी मेहमानों का बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।